तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सोनभद्र और मिर्जापुर के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सेवा कुंज आश्रम में नवनिर्मित स्कूल छात्रावास का लोकार्पण किया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जब भगवान राम ने रावण से युद्ध में विजय पाई थी तो उसमें वनवासियों का बहुत बड़ा सहयोग था। उसी प्रकार अगर देश और समाज आगे बढ़ना चाहता है तो पहले वनवासी समाज को आगे ले जाना होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सोनभद्र 4 प्रदेशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। ऐसे स्थान पर स्कूल और हॉस्टल संचालित होने से उत्तर प्रदेश सहित कई प्रदेशों के सीमावर्ती इलाकों के वनवासी छात्रों को लाभ होगा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये विंध्यवासिनी देवी की तस्वीरें हैं। विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का भी प्रोग्राम आज था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन का कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। राष्ट्रपति के शेड्यूल में दर्शन पूजन का कार्यक्रम भी सम्मिलित था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। विंध्याचल के दर्शन किए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद हैं। मिर्जापुर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ में महामहिम राष्ट्रपति की पत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरा परिवार मौजूद राष्ट्रपति का विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव। मुख्यमंत्री मौजूद हैं साथ में। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीतापुर में आज 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हुई। पहला आश्रम में डंका बजते ही 84 कोसी परिक्रमा रथ राम नाम के जय घोष से गूंज उठा। सिर पर और हाथों में सामान की गठरी लिए परिक्रमार्थी परिक्रमा के पहले पड़ाव की ओर बढ़ चले। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने संतों के स्वागत सम्मान भी वो करते नजर आए। स्वागत के बाद संत महंतों की टोलियों के साथ साथ देश के कई प्रांतों के श्रद्धालु राम नाम के जयकारे और भजन कीर्तन और नाट्य गाते आस्था की डगर पर निकल पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी में परिक्रमा आस्था की झलक नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बेहद खास। 14 दिनों तक ये परिक्रमा चलेगी और 84 कोसी परिक्रमा है जिसका आगाज सीतापुर से हुआ है। तो काशी विश्वनाथ की 84 कोसी परिक्रमा है ये। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी चुनावों को लेकर के बीजेपी अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर रणनीति तैयार करने के कवायद में जुटी हुई है, जिसके चलते लखनऊ में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। वहीं बैठक से पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में बैठक में कार्य समिति का एजेंडा तय हुआ है। आपको बता दें कि कार्य समिति की बैठक सोमवार को होनी तय है। उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक लेते नजर आए। स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में बैठक करते हुए कार्य समिति में पेश होने वाले प्रस्ताव की चर्चा होगी और प्रस्ताव में पंचायत चुनावों का एजेंडा भी तय किया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह कार्य समिति बैठक का उद्घाटन करने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य समिति के समापन पत्र को संबोधित करेंगे। तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि कल की बैठक के पहले आज कल का एजेंडा तैयार किया जाएगा और कल किन किन बिंदुओं पे बात करनी है ये पदाधिकारियों के बीच में तय किया जा रहा है। पंचायत चुनाव एजेंडा रहेगा हमारा। इस समय तो हम पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के बारे में तो बाद में सोचेंगे, उससे पहले और चुनाव भी है। सोमवार को होने वाली बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति कई मायनों में खास है। पहला तो ये कि स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में ये पहली बार प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जो कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी। इसके अलावा 2019 और 2020 की अगर बात करें तो इन दोनों सालों में 20 में कोरोना की वजह से और 2019 में लोकसभा चुनाव की वजह से प्रदेश कार्य समिति की बैठकें नहीं हो पाई थी। बीजेपी का जो संविधान है, जो संगठन का संविधान है, उसके मुताबिक हर 3 महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी चाहिए, लेकिन बीते करीब आधे दशक से ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। 2 साल के बाद ये प्रदेश की कार्य समिति कल शुरू होगी
एक दिन की ये कार्य समिति, आमतौर पर बीजेपी की जो कार्य समितियां होती रही हैं अब तक वो 2 या 3 दिनों की होती थी, लेकिन ये छोटी सी कार्य समिति होगी जो एक दिन में ही खत्म हो जाएगी। राजनाथ सिंह जिसका उद्घाटन करेंगे और योगी आदित्यनाथ जिसका समापन करेंगे। एक राजनीतिक प्रस्ताव इस कार्य समिति की बैठक में पेश किया जाएगा, वो सबसे खास बात होगी। और इस जो जनता टीवी के पास जानकारी है उसके मुताबिक इस राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्ष को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं होगी। किसान आंदोलन जो इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मजबूती से किसान सरकार का विरोध कर रहे हैं 3 कानूनों को लेकर के, उसके बारे में भी कोई जिक्र राजनीतिक प्रस्ताव में नहीं होगा। योगी सरकार और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं मुख्य तौर पर इस राजनीतिक प्रस्ताव में उसको सम्मिलित किया गया है। मोदी सरकार के जो कामकाज हैं और जिस तरह से योगी सरकार ने उसको उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है और योगी सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं, उन सारी चीज़ों को राजनीतिक प्रस्ताव में मुख्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। उसी पर चर्चा होनी है, उसी को पास कर दिया जाएगा। इस बार आर्थिक प्रस्ताव नहीं आ रहा है क्योंकि एक दिन की कार्य समिति है, तो ये पूरा लब्बो-लुबाब है जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक का है, जो कल यानी कि सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो रही है। कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ मैं विवेक तिवारी, जनता टीवी, लखनऊ। तो अनूप सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, बीजेपी मुख्यालय से लाइव हैं। अनूप, क्या कुछ अहम जानकारी है आपके पास? क्या कुछ डिस्कशन हुआ है? एजेंडा क्या तय हुआ है मीटिंग में? देखिए पूजा, 16 जुलाई 2019 को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे। उसके बाद उनके शासन काल में पहली एक कार्य समिति की बैठक कल होने जा रही है। उसको लेकर आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक अभी भी बीजेपी इस मुख्यालय में चल रही है। इसमें कल जो बैठक होगी उस पे जो प्रस्ताव रखा जाएगा उनको लेकर मंथन हो रहा है। उस पे प्रस्ताव किन किन चीज़ों को रखा जाएगा, क्या क्या बातें उस पे रहेंगी, ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा होगा कि कार्य समिति की जो सदस्य हैं जो वो चुने गए हैं, निर्वाचित हुए, कुछ लोग जोड़े गए हैं, उन पर भी उनकी क्या काम रहेंगे, कहीं ना कहीं उन पर भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और हाल में जो पंचायत चुनाव होने हैं उसका सबसे बड़ा जो एजेंडा रखा जा रहा है, इस जो प्रस्ताव कल पेश रखा जाएगा, महामंत्री प्रस्ताव रखेंगे। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को आज पहुंचेंगे और कल जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे और शुरुआत करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी बैठक में शामिल होंगे और उसका समापन करेंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल से लेकर अब जब 4 साल में जितनी भी उपलब्धियां सरकार की रही हैं उनको लेकर भी जो प्रस्ताव में कहीं ना कहीं जगह दी गई है और उसको लेकर जो समिति के जो सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाएंगे। बीजेपी अभी फिलहाल गांव में चौपाल लगा रही है क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो पंचायत चुनाव है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि पंचायत चुनाव को फतेह करने के लिए पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में कल का जो बैठक होनी हुई कार्य समिति की वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, इसमें कल जो बैठक होगी उसका डिस्कशन होगा और पूरे जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसमें सभी का उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से सबका यहाँ पर जो चर्चा की जाएगी, सबकी सहमति उस बैठक प्रस्ताव में आज यहाँ पर होगी। पूजा, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोगों का विरोध और वादों का सामना कर रहे वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि 26 आयतें असली कुरान का हिस्सा नहीं है। तो वहीं उन्होंने जारी वीडियो में क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है हम उससे नफरत करते हैं। हमने किताब उस्मानी यानी कि कुरान मजीद जिसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो घमंड इंसान के अंदर पैदा करती हैं, जो जुल्म और ज़्यादती की तरफ इंसान को ले जाने का मैसेज देती हैं, वो आयतें जिनको पढ़कर जिनको जो मुल्ला हैं नए बच्चों को समझाकर आतंकवादी बनाते हैं और मुसलमान बच्चे आतंकवादी बनते हैं। ये पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद का बेसिक मामला है। इन्हीं आयतों से पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद फैल चुका है और हमारा हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे हिंदुस्तान में है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ में इन्हीं आयतों की तिलावत करके कश्मीरी हिंदुओं के साथ में जुल्म और ज़्यादती की गई, उनको कश्मीर से निकाला दिया गया, उनकी लड़कियों के साथ में रेप किया गया, उनको जलाया गया।
सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने से संबंधित याचिका दायर करने के बाद जहां शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी मुसलमान समुदाय के लोगों के निशाने पर हैं, तो वहीं अब वसीम रिजवी के परिवार के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। उनके भाई का कहना है कि वसीम रिजवी का दिमागी संतुलन खो चुका है। उन्होंने कहा कि वसीम से हमारा कोई और हमारे परिवार के सदस्यों का भी कोई नाता नहीं है। वो जो समझ में आते हैं वो करते हैं, ना वो नमाज ना रोज़ा कुछ करते नहीं, ना उनको दीन ना इस्लाम से कोई मतलब है, इसलिए वो इस तरह की बातें बोलते हैं। जो दीन और इस्लाम से जुड़ा होता है उसके दिल में खौफ होता है, वो इस तरह की बातें बोल ही नहीं सकता। वो किसी के इशारों पे ये सब बातें बोल रहे हैं, कौन उनसे कहला रहा है, कौन पॉलिटिक्स कर रहा है, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन बहरहाल मेरा उनसे ताल्लुकात 3 साल से कुछ नहीं है। कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका को लेकर शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का लखनऊ में विरोध हो रहा है। समाजवादी पार्टी के आपको बता दें कि युवजन जनसभा जो है, प्रदेश सचिव कलीम अहमद शिल्बी ने भी वसीम रिजवी के खिलाफ हजरतगंज में तहरीर दर्ज की है, FIR की मांग की है। कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग वाली शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की याचिका पर विवाद बढ़ गया। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके खिलाफ मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बड़ा इमामबाड़ा में वरिष्ठ धर्मगुरु मौलाना कल्बी जब्बाद ने वसीम रिजवी के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान कई धर्म गुरुओं का समर्थन भी मिला है, तो वहीं इस बीच सुरक्षा व्यवस्था के कई कड़े इंतजाम देखने को मिले। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरशद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ में। अरशद, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कल्बी जब्बाद ने इस दौरान प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ कहा है? अरशद, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, अरशद तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, बेहद संगीन ये पूरा मामला होता जा रहा है। तस्वीरें आपको हजरतगंज, माफ कीजिएगा, बड़ा इमामबाड़ा के करीब की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पाएंगे कल्बी जब्बाद का यहीं पर प्रदर्शन था और प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए थे। पूरे छावनी में तब्दील इस क्षेत्र को किया गया। पुराना लखनऊ का ये जो तस्वीरें हैं आप ये देख पा रहे हैं, बड़ा इमामबाड़ा के पास की ये तस्वीरें, इस क्षेत्र में ही कल्बी जब्बाद का प्रदर्शन था, मार्च था। मार्च से पहले संबोधन देते हुए भी वो नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से तत्काल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन आयुष लखनऊ के मड़ियाव थाने पहुंच रहे हैं और उनसे पुलिस पूछताछ भी करेगी। आपको बता दें कि अंकिता ने आयुष पर कई संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद आज आयुष थाने पहुंच रहे हैं, जहां उनका सामना पुलिस के सवालों से भी होगा। तो बेहद खास बात आपको बता रहे हैं, अंकित ने आयुष पर संगीन आरोप लगाए थे। कोतवाली मड़ियाव पहुंच सकते हैं आयुष। बेहद अहम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस के सवालों के घेरे में है आयुष, पुलिस के सामने पेश होंगे। दे रहे हैं किसी भी वक्त मड़ियाव थाने पहुंच सकता है आयुष और कुछ देर के बाद पुलिस के सामने आयुष मौजूद होगा। पुलिस के सवालों से आमना सामना होगा आयुष का।
तो आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बेहद भयावह दौर से बाहर निकलने वाले उत्तर प्रदेश ने अब बड़ा लक्ष्य तय किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद अब कोरोना वैक्सीनेशन में भी रिकॉर्ड बनाने की ओर मजबूत कदम रख लिया है। प्रदेश में अब जिलों की आबादी के अनुसार 4 वर्गों में बांटते हुए हर दिन 4,000 से लेकर 10,000 तक टीके लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। नई पहल वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। लक्ष्य रखा है 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने का। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ हुए मुकदमे के विरोध में आज प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोध किया है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इस दौरान वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनातगी देखने को मिली। मुरादाबाद में साइकिल रैली के दौरान सपा कार्यकर्ताओं की ओर से पत्रकारों पर किए गए अत्याचार पर बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने सपा पर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार में रोजगार, नौकरियां, तमाम विकास की बातें आपने की कि विपक्ष इस पर आरोप लगा रहा है, तो ये विपक्ष की कल्पना से बाहर बात थी। जो 4 वर्षों में आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चौमुखी विकास किया है, ये खाली कहने के लिए वर्ड नहीं है कि चौमुखी विकास। हम आपको बताते हैं कि विकास हुआ है। जब हमको उत्तर प्रदेश मिला था 2017 में, आप सब जानते हैं कैसा था। जंगल राज था, भ्रष्टाचार था, गुंडा राज था, लोग त्रस्त थे, महिलाएं सड़क पर निकलना पसंद नहीं करती थी, घरों से बच्चियां स्कूल नहीं जाना चाहती थी। तो इन सब चीजों को दुरुस्त करा है आदरणीय योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो आपको बता दें कि आबकारी विभाग ने छापेमारी में आपको बता दें कि महोबा और अमेठी में कई लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करी है और आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए महोबा से 2 लोगों को, अमेठी से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को भी नष्ट कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेठी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और महोबा की तस्वीरें। दोनों जगह पर अवैध शराब के खिलाफ जो है कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के दौरान लाहन और अवैध शराब बनाने के जो उपकरण हैं, दोनों को ही नष्ट किया गया है। जालौन के शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर हमले की खबर सामने आई। आपको बता दें कि अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस दौरान एक सिपाही को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया, तो वहीं दूसरे सिपाही ने भाग करके पुलिस चौकी पहुंचा और घटना की जानकारी दी, जिसके बाद चौकी से पहुंची पुलिस ने बंधक सिपाही को मुक्त करवाया। सिपाहियों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सिपाहियों से बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल भी हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस ने इस गांव की घेराबंदी करते हुए आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। अरमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जालौन से लाइव। अरमान, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बताते हैं जिस तरीके से पुलिस पर अपराधियों ने मारपीट करी है, कहीं ना कहीं ये निंदा वाली बात है। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात ये बताते हैं कि पुलिस को अगर शराब तस्करों पर कार्रवाई करना थी तो उनको पहले प्री प्लान करना था, तैयारी करना थी। 2 सिपाही सादा वर्दी में गांव जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने शराबियों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, जो ग्रामीणों को लगता है कि पुलिस से उनसे वसूली करने आई है। इस तरीके से उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, मारपीट करी। हालांकि सारा मामला आला अधिकारियों को मिल गया है। हालांकि वो लोग छानबीन कर रहे हैं कौन थे वो लोग। तो 15 लोगों के नाम सामने आए हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और
इस पे बड़ी कार्रवाई करने की बात एडिशनल एसपी ने की है। अब देखना यह है कि इस पे कार्रवाई किस तरीके से पूरी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितना शराब तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, उतनी शराब तस्कर यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की ढील है, कहीं ना कहीं पुलिस की ढील है, जो इस तरीके के शराबी तस्कर जो सामने आ रहे हैं, जहरीली शराब बना रहे हैं। और पुलिस अगर अपना रोल अपनाती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं इस तरीके से जाना चाहिए, तैयारी करके जाना चाहिए, ताकि कोई उनके साथ घटना ना हो। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए।